तेहा जी से पूछता है, वैसे तुमने चेयरमैन के सामने मेरे बारे में कितना बोल दिया है। जी शौक होते हुए तेहा से पूछता है, आपको कब से ये सब पता था। तेहा कहता है, बस थोड़े समय पहले से। जी स्माइल करते हुए कहता है, तो आपने मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया है। वह सोचता है, कोई हैरानी नहीं कि वह मुझे हमेशा इतनी छूट देते रहे हैं, यहाँ तक कि जब मैंने खुलकर हद पार की तब भी उन्होंने सब जाने दिया। तेहा पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो। जी कहता है, दो कंट्रोल फ्रीक मैंस के बीच फंसे एल्डेस्ट यंग मास्टर की हालत सच में बहुत खराब होगी। आखिर चेयरमैन सोच क्या रहे हैं। तेहा कहता है, मुझे भी नहीं पता। जी कहता है, तो फिर आप इतने शांत क्यों हो, क्या आपको डर नहीं लगता। तेहा कहता है, सच कहूँ तो मुझे डर लगता है, मैंने यहाँ बहुत कुछ सुना है। जी पूछता है, आपने क्या सुना है। तेहा कहता है, बस र्यूमर्स, मरे हुए लोग सिर्फ बेकार की बातों से थोड़ा बेहतर होते हैं। जी कहता है, असल जिंदगी कोई मूवी नहीं होती, कहानियाँ लोगों के बीच घूमते घूमते बदल जाती है, इसलिए मैं हर बात पर बिलीव नहीं करता। ये बहुत पुरानी बात भी है, लेकिन फिर भी डरावनी है। वह सोचता है, मुझे लगा था कि उसके और उस चेहरे के बीच संतुलन बनाते बनाते मेरा खून सूख जाएगा, जिसे जो चाहिए होता है वह पा ही लेता है। तेहा कहता है, सब कुछ जानते हुए भी मुझे बचाने की इतनी कोशिश करने के लिए थैंक्स। जी कहता है, तो आपको पता चल गया कि मैं आपकी साइड हूँ, आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अब जब एल्डेस्ट यंग मास्टर खुलकर दुश्मनी दिखा रहे हैं। तेहा सोचता है, क्योंकि वह आसानी से अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ना यीशु मुझे उसे प्रोटेक्ट करने का मौका भी नहीं देती। वह उस सीन को याद करता है जब यीशु ने कहा था, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अंदर आने दूं, हालांकि ये जगह थोड़ी क्रैम्ड थी। तुमने कहा था सब ठीक है, तुमने कहा था मेरे लिए वहाँ कपड़े रख देने, ठीक है, लेकिन तुम उन्हें पहनने कभी नहीं आए। तुमने मेरे कॉल का भी जवाब नहीं दिया, मैं बहुत सैड हूँ। ये सब याद करते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं है ना, यीशु मुझे पसंद करती है। फिर वह यीशु को मैसेज करता है, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। यीशु टेक्स्ट करती है, ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जी कहता है, सीरियसली, क्या आप एक बार के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते। तेहा हंसने लगता है। वह सोचता है, काफी समय हो गया है जब मैंने नेक्स्ट स्टेप के बारे में प्लानिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि दिमाग कभी दिल से नहीं जीत सकता। मेरे हाथ में जीतने वाला पत्ता है, लेकिन मैं उसे खोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा सकता। तो बस अपने दिल की सुनो, मैं अपने सारे जवाब तुम्हारे हिसाब से ढाल लूंगा। अगर मेरी एक ही इच्छा हो तो वो तुम्हें मुस्कुराते देखना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक आदमी कॉल पर बात कर रहा था। वह कहता है, तुम हमसे कह रहे हो किसी लड़की को यहाँ रख ले, मतलब तुम चाहते हो कि वह यहाँ काम करे। तुम कैसी वुमन के बारे में सोच रहे हो, उसे जाने दो। इस बात पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। अगर वह थोड़ी भी ठीक ठाक दिखती है तो उसे काम में लाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन एक वुमन के लिए इतना हंगामा करना परेशान करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी आकर तेहा के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कोई और आदमी समझकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो, बॉस बुला रहे हैं, चलो। जैसे ही तेहा मुड़ता है, वह आदमी उसे देखकर कहता है, सॉरी, मुझे लगा तुम कोई जान पहचान वाले हो। वह आदमी जाते जाते कहता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा स्वर्ग जैसा है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारी बनावट ऐसी है जैसे तुम खुद को संभाल सकते हो, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे। तभी पीछे से कोई और आदमी उसे आवाज लगाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, कुछ जरूरी है। वह जवाब देता है, ओके, मैं आ रहा हूँ, और जाते जाते वह तेहा से कहता है, टेक केयर, अगर तुम इसी काम के लिए बने हो तो हम फिर मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की एग्जीबिशन में अपने फ्रेंड से गुस्से में कह रही होती है, क्या वो सच में अपना दिमाग खो चुके हैं। मैंने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी मेरे फादर चाहते हैं कि मैं उससे मिलूं और अच्छा व्यवहार करूं। अगर वह पागल निकला तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पापा अपनी बेटी को किसी सौदे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके पास खड़ी लड़की कहती है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मुझे चेयरमैन ब्योम के बेटे में बहुत दिलचस्पी है। तुम उससे नफरत क्यों करती हो जबकि तुम उससे मिली भी नहीं हो। वह लड़की जवाब देती है, मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, ऐसे लड़कों के साथ हमेशा यही होता है। अगर वह अमीर परिवार से है तो जरूर घमंडी होगा, वह अपना स्टेटस दिखाएगा, ऐसा बिहेव करेगा जैसे दुनिया उससे नीची हो और वुमेन्स को मजाक समझेगा। वह एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। तेहा यीशु को गले लगाकर उसे किस करने लगता है। यीशु कहती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वह रुक जाता है और कहता है, शायद आज मैं ज्यादा मैसेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं देखूंगा, प्लीज मुझे मैसेज करते रहना। यीशु पूछती है, क्या तुम बहुत बिजी रहोगे। वह कहता है, ऐसा नहीं है, एंड सोचता है, यह ऐसा है जैसे मालिक तुम्हें पट्टे से खींच
खींचता रहे और खुद तुम्हें छोड़कर आगे चला जाए। एंड वह कहता है तो ज्यादा सैड मत होना। फिर वह हेसू के चीक्स को दबाने लगता है। हेसू कहती है ऐसा करना बंद करो। अगले सीन में तेहा एग्जीबिशन में जाते हुए सोचता है हमने डिसाइड किया था अगर कुछ भी हुआ तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। मैं बस काम पर जा रहा हूँ। एडल्ट्स की जिंदगी में हर दिन लगभग एक जैसा होता है। अगर तुम्हें लगे कि मैं बिजी हूँ या तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो तो किसी भी टाइम तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। उस स्प्रिंग में जब मैं आमतौर पर बिजी रहता था तुम्हारी गर्माहट ही मेरे लिए काफी थी। अब हेसू को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। इतनी मेहनत के बाद सब कुछ सही जा रहा है और उनके बीच का नाजुक संतुलन बना हुआ है। तुम्हारी लगातार नजरों ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। एंड सीन शिफ्ट होता है। बारिश हो रही होती है और बारिश को देखते हुए हेसू सोचती है क्या तेहा अम्ब्रेला लेकर गया होगा। तभी उसका फोन बजता है। वह फोन उठाती है तो उसकी मोटल वाली ऑनर का कॉल होता है। वह कहती है तुमने पहले कहा था ना कि तुम्हें जल्दी काम ढूंढना है। मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब मिली है। सच में बहुत अच्छी है और काम भी बहुत आसान है। असल में एक जगह अचानक खाली हो गई है। वे लोग उसे जल्दी भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। वहाँ के ऑनर से मेरा थोड़ा बहुत जान पहचान भी है और मैं तुम्हारे इतने अच्छे काम के लिए भी बहुत आभारी हूँ। और तुम जानती हो मैं ये खास तौर पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ हेसू। तो बताओ क्या तुम ये काम करना चाहोगी। हेसू उसे हाँ में जवाब देती है और थैंक्स कहती है और पूछती है यह किस तरह का काम है। ऑनर जवाब देती है वेल यह एक कराओके बार है। असल में एक अंडरग्राउंड कराओके बार के काउंटर पर काम करने की जॉब है। वीकेंड्स की नाइट शिफ्ट्स ही खाली है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें उसी टाइम के लिए पार्ट टाइम जॉब चाहिए। इतना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। क्या यह अमेजिंग नहीं है। वहाँ का ऑनर इतना परेशान है कि वह तुम्हें तुरंत इंटरव्यू के लिए देखना चाहता है। क्या अभी तुम्हारे पास टाइम है। हेसू कहती है अभी काफी देर हो चुकी है। ऑनर फिर कहती है उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी फैसला लेना है ताकि जरूरत पड़े तो वह किसी और को रख सके। हेसू तुम जाओगी है ना। हेसू सोच में पड़ जाती है क्या मैं इस अचानक मिली किस्मत पर भरोसा कर दूं। क्या मैं वहाँ जाऊँ ये जानते हुए भी कि शायद यह सिर्फ बदकिस्मती का जाल हो जो हमारी हालत के गड्ढों को भरने के लिए बिछाया गया हो। कुछ पल बाद वह कहती है हाँ मैं करूँगी। मुझे कहाँ जाना है। वह सोचती है अब मैं बिना किसी शक या चिंता के फैसला ले रही हूँ जैसे मेरी जिंदगी की सारी बदकिस्मती कभी थी ही नहीं। ऑनर उसे उस जगह का एड्रेस एंड पिक सेंड कर देती है। वहाँ जाते हुए हेसू सोचती है तुमसे मिलने के बाद बार बार बचाए जाने की आदत हो गई थी। दुनिया जिसने मुझे कभी सहारा दिया ही नहीं अब थोड़ी गर्माहट देने लगी थी। उस समय मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं भूल ही गई थी कि दुनिया हमेशा मेरे लिए क्रूएल रही है। सीन फिर एग्जीबिशन पर शिफ्ट होता है जहाँ सब लोग बातें कर रहे थे। जी खड़े खड़े बोर हो रहा था और सोचता है मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ सिर्फ बड़े लोग ही हैं। मेरे जैसे कम कीमत वाले इंसान के लिए ये जगह बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। वह तेहा से कहता है आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तेहा जवाब देता है बस ऐसे ही। जी फिर कहता है एक्सक्यूज मी। तेहा मुस्कुराकर कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हारा सपना रिच वुमेन्स से चिपकना है। यहाँ बहुत सारी बोल्ड रिच वुमेन्स है। जी कहता है मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि रो सकता हूँ। जी खुश होते हुए कहता है मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि रो सकता हूँ। तेहा फिर कहता है अच्छे से एंजॉय करना और ना हेसू के पास जाने में ज्यादा लेट मत करना। तेहा सोचता है ना हेसू हमारा प्रॉमिस जरूर निभाएगी। एंड वह उसे मैसेज करता है क्या तुम सेफली घर पहुँच गई। हेसू हाँ में जवाब देती है। तेहा सोचता है यह अजीब है मुझे इतनी बैड फीलिंग्स क्यों आ रही है और फिर वह लोगों से बात करने में बिजी होता है। तभी उस एरोगेंट लड़की की फ्रेंड उससे कहती है तुम सही थी। सिर्फ वुमेन्स ही नहीं सब कुछ उसके लिए आसान होना चाहिए। क्या चेयरमैन व्योम ने उसे अकेले ही जन्म दिया है। वह साफ तौर पर बास्टर्ड है और शायद एक जर्क भी। फिर वह हंसकर कहती है लेकिन थोड़ा जर्क आदमी ही तो इंटरेस्टिंग लगता है। वह एरोगेंट लड़की चिढ़ते हुए कहती है अजीब बातें मत करो। फिर वह तेहा के पास जाकर कहती है तुमने अभी जो मैंने कहा वह सुना है ना। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं आकर तुम्हें ग्रीट करूं। तेहा उसे देखकर हल्का मुस्कुरा
मुस्कुराता है और सोचता है मैं इस चेहरे को अच्छी तरह जानता हूँ, चेयरमैन यू मोजिन की इकलौती बेटी। फिर वह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लड़की शॉक होते हुए सोचती है यह क्या था, क्या यही उसका जवाब था? वाओ, वह सच में बहुत बड़ा जर्क है। नेक्स्ट सीन में तेहा एंड चेयरमैन बे से एक आदमी बात कर रहा था। वह आदमी कहता है यंग आर्टिस्ट के लिए आर्ट ऑक्शन में आपके सपोर्ट के लिए मैं गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैंने सुना है कि चेयरमैन ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया है। यह कहना शायद रूड होगा, लेकिन सच कहूँ तो आप चेयरमैन से इतने मिलते जुलते हैं कि मुझे लगा आप दोनों साथ आए हैं। इतना अच्छा और बड़ा बेटा होने पर आपको गर्व होना चाहिए। तेहा कहता है मुझ में अभी भी बहुत कमियां हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ भी ऐसा ही महसूस करती होंगी। फिर वह चेयरमैन की तरफ हल्का झुककर कहता है लेकिन मुझे उम्मीद है। तेहा चेयरमैन बीक की तरफ झुकते हुए कहता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ भी ऐसा ही सोचती होंगी, तो प्लीज आप अपनी बातचीत कंटिन्यू करें। चेयरमैन बीक फिर तेहा से कहती है बस एक पल के लिए अपनी माँ की तरफ देखो, एंड वह उसे साइड में ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है हेसू पर। वह कराओके बार के एंट्रेंस पर खड़ी होती है और जगह को देखकर सोचती है क्या यह थोड़ी अंधेरी लग रही है, क्या यह इसलिए है क्योंकि यह अंडरग्राउंड है। एंड वह ऑनर की बात को याद करती है। एंट्रेंस थोड़ा स्केची है लेकिन अंदर सब ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी बात कर दी है, इसलिए चिंता मत करना और अंदर जाओ। हेसू सोचती है ऑनर ने कहा था कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा है, क्या मुझे अभी उनसे कांटेक्ट करना चाहिए? फिर वह सोचती है आदत के कारण मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे एक नई जॉब के लिए भेजा गया है। मैं इंटरव्यू के लिए बाहर गई हूँ, ज्यादा चिंता मत करना, मैं वापस आ जाऊंगी। वह मैसेज टाइप करती है बट फिर वह उसे डिलीट कर देती है और सोचती है अगर तुम्हें उस जगह के बारे में पता चला जहाँ हम रहेंगे तो तुम जरूर बहुत परेशान हो जाओगे। अगर मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे बताऊंगी तो सब ठीक होगा। ऑनर एक अच्छी इंसान है और देखो उन्होंने मुझे ध्यान में रखकर ये काम दिलाया है क्योंकि वह उसे लंबे समय से जानती है। चलो बस अंदर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है तेहुई के पास। उसका असिस्टेंट उसे हेसू के कराओके बार में जाने की बात बताता है। तेहुई सोचता है मुझे पता था ऐसा ही होगा, लोग ऐसे ही होते हैं, जितना कम उनके पास होता है उतना ही ज्यादा वह जोखिम भरे फैसले लेते हैं। छोटी सी किस्मत भी छीनने पर वह उतने ही बेचैन हो जाते हैं। वह कहता है थोड़ा मजा करो लेकिन ये भी जानो कि कब पीछे हटना है। हमें नहीं पता कि वह कैसा रिएक्ट करेगा और उन लोगों से भी सावधान रहना, हमें नहीं पता कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। फिर वह कहता है वैसे भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छा काम नहीं है? हमने बस एक ऐसे इंसान को काम दिलाया है जिसे काम की जरूरत थी। अगर वह वहाँ जाकर काम नहीं करेगी तो मुझे जवाब दो, क्या वह अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गई थी? अगर उसके साथ कुछ होता है तो क्या वह सच में मेरी गलती होगी? उधर हेसू अंदर जाती है और माहौल को देखकर सोचती है उन्होंने साफ कहा था कि यह सिर्फ एक काउंटर जॉब है, शायद ऑनर ने गलत समझा होगा या शायद एड्रेस गलत है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है। वह तुरंत मुड़कर बाहर निकलने लगती है और सोचती है मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक एक आदमी आकर उसका रास्ता रोक लेता है। सीन शिफ्ट होता है उस एरोगेंट गर्ल पर जो घर जा रही थी। तभी उसे एक आदमी गाइड करता है अगर आप थोड़ा और अंदर जाओगी तो वहाँ एक लिफ्ट है जो केवल ऑथराइज्ड पर्सन के लिए रिजर्व्ड है। वह लिफ्ट का वेट करते हुए सोचती है मैं सच में पागल हो गई हूँ, मैं यहाँ क्यों आ गई? और वह तेहा के बिहेवियर के बारे में इमेजिन करके और गुस्सा हो जाती है। मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है, मैंने उस चेहरे को सिर्फ एक बार देखा है लेकिन वह इतना नापसंद है कि मैं उसे भूल नहीं सकती। वह गुस्से में सोचती है लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है। अंदर लिफ्ट में जी एक वुमन के साथ रोमांस कर रहा था। वह लड़की सोचती है उन्होंने कहा था कि इस लिफ्ट का कोई यूज नहीं करता तो फिर इसे आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होता है वह जी को उस लेडी के साथ देखती है एंड वह अपनी नजर फेरते हुए कहती है सॉरी, लेकिन अगर तुम रिच वुमन से चिपकने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने गलत वुमन को चूज कर लिया है। वह तो जेडक्यू ट्रेडिंग के चेयरमैन की मिस्ट्रेस है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तभी वह लेडी चिढ़ते हुए कहती है तुम आखिर कैसी बातें कर रही हो। वह लड़की कहती है क्यों, क्या मैं जाऊं और जो कुछ भी अभी मैंने देखा वह सब जाकर उन्हें बता दूं? तभी वह औरत गुस्से में वहां से निकल जाती है और वह लड़की लिफ्ट के अंदर जाती है। जी उससे कहता है यह एरिया केवल ऑथराइज्ड पर्संस के लिए है। वह लड़की चिढ़ते हुए कहती है तो तुम्हें लगा कि जब तक यहाँ सिर्फ स्टाफ आता जाता है तब तक ऐसी हरकतें करना ठीक है? जी मुंह फेरते हुए अपने फ्लोर का बटन दबाने लगता है। तभी वह लड़की उसे रोकते हुए
दूसरा बटन प्रेस कर देती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। जी चुप हो जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। वो ग्राउंड फ्लोर पर उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है एंड वह सोचता है मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ रहा हूँ। वह उससे कहता है आई एम सॉरी बट। तभी वह लड़की सिगरेट निकालकर उसे जलाते हुए कहती है अगर तुम्हें सिगरेट का धुआं पसंद नहीं है तो तुम पीछे हट सकते हो। जी सोचता है तो ये स्मोकर है और वह भी उसके साथ स्मोक करने लगता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वह लड़की पूछती है क्या पता चला। जी कहता है मैं किसी रिच वुमन से चिपकने की कोशिश कर रहा हूँ। वह लड़की कहती है मुझे कैसे पता नहीं चलता, तुम बिल्कुल उसी तरह के दिखते हो जैसे वो लोग जो मेरी माँ को बहकाने की कोशिश करते हैं। जी हंसते हुए सोचता है पहले एक क्रेजी यंग मास्टर और अब एक क्रेजी यंग लेडी, मैं सच में यहाँ अपना दिमाग खोने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चेयरमैन तेहा को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम माँ किसे कह रहे हो। वह फिर उसे मारने के लिए हाथ उठाती है लेकिन तेहा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जितना याद करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आप कमजोर हो गई हो। जब मैं बच्चा था तब आप मुझे बहुत बेरहमी से पीटा करती थी, शायद अब समय आपको पकड़ रहा है या शायद मैं आपको किसी की याद दिलाता हूँ इसलिए आप अब मुझसे नफरत नहीं कर पा रही। वह औरत हंसने लगती है और कहती है यू क्रेजी बास्टर्ड, क्या तुम्हें व्योम तेजू जैसे दिखने में मजा आता है, इसमें घमंड करने जैसा क्या है। वह एक ऐसा आदमी है जो अपने करीबियों के साथ भी बेहद क्रूएल है। अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे फादर की किस्मत वुमन की जिंदगी बर्बाद करना है और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। जो भी तुम्हारे पास रहेगा वह मुरझा जाएगा और मर जाएगा। और वह वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर कहती है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस इसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर सकते हो। शायद इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता क्योंकि तुम भी उसी की तरह ही हार्टलेस हो, ना तुम्हारे पास खून बचा है ना आंसू। चेयरमैन बिक वहाँ से जाते हुए अपने हाथों की तरफ देखती है, तभी उसे तेहा की मॉम का चेहरा याद आ जाता है एंड वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन बिक उस एरोगेंट लड़की की फ्रेंड से बात कर रही थी एंड वह उससे कहती है तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग यंग लेडी हो एंड वह हंसते हुए तेहा से कहती है सन क्यों ना तुम उसके साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करो। एंड वह उस लड़की से कहती है मेरे बेटे में अभी भी बहुत सी कमियां हैं इसलिए मुझे लगता है उसे कई मायनों में तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। एंड वह फिर तेहा से कहती है तुम्हारा क्या विचार है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अच्छी तरह घुल मिल जाओगे। वह लड़की तेहा की तरफ देखते हुए कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। एंड वह तेहा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम हैन यूनसियो है, आपसे अच्छे संबंध की आशा है। चेयरमैन बीक उन्हें साथ में देखकर कहती है अरे वाह तुम दोनों सच में बहुत लवली पेयर लगते हो। तेहा उनकी तरफ घूरता है। वह फिर कहती है अच्छे से रहना सन एंड वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मुश्किल से जी उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा पाता है एंड वह वहाँ से जाते हुए सोचता है उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करते करते यह बेचैन आत्मा शरीर छोड़ने वाली है। एंड वह उस सीन को याद करता है जब वह लड़की तेहा से बोलती है क्या तुम रिपोर्ट करोगे। जी स्माइल करते हुए कहता है उस जानकारी का आप क्या करोगी। वह लड़की कहती है तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी की अनदेखी के लिए रिपोर्ट कर दूंगी। जी हंसते हुए कहता है बहुत धन्यवाद। एंड वह सोचता है क्या मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है अब निकलने का समय हो गया है। एंड वह वहाँ से यीशु के पास जाने लगता है। तभी एक आदमी आकर उससे कहता है जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी कहता है मैं बस वेट कर रहा था और ऊपर चला गया। वह आदमी कहता है यंग मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जी सोचता है क्या बात है, क्या मेरे जाने के बाद कुछ हुआ है। एंड वह तेहा को ढूंढने लगता है। वह बहुत ट्राई करता है लेकिन तेहा नहीं मिलता। एंड वह थककर सोचता है यह जगह इतनी बड़ी और उलझी हुई क्यों है, मैं एक ही जगह के कितने चक्कर लगा चुका हूँ, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। अगर वह सिर्फ इतना कहे कि आ जाओ और ये भी ना बताए कि वह कहाँ है तो मैं उन्हें कैसे ढूंढ लूँ। शायद मुझे अगले हॉल में देखना चाहिए। एंड तभी उसे तेहा दिख जाता है। वह सोचता है वह रहे। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है एंड तभी तेहा की नजर भी उस पर पड़ती है एंड उसे समझ में आ जाता है कि यीशु के साथ कुछ गलत हो रहा है। एंड वह सोचता है ऐसा लगता है जैसे विचार सीधे मेरे दिल को चीर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तेहा को यीशु के टेक्स्ट के बारे में याद आता है एक अंदाजा सिर्फ अंदाजा ही होता है, ना यीशु बिना एक शब्द कहे सिर्फ ओके का मैसेज सेंड करे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड तेहा के हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर जाता है एंड वह वहाँ से जल्दी से निकलता है यीशु के पास। सीन शिफ्ट होता है, हमें यीशु को दिखाया जाता है जो उस कराओके बार से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी उसे रोक लेता है। यीशु उससे कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ काम नहीं करती, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। वह आदमी उसे घूरते हुए कहता है तो फिर तुम यहाँ अंदर क्यों आई हो।
हो। एंड वह हीसू को धक्का दे देता है। हीसू चिल्लाती है हेल्प मी, क्या तुम पागल हो। एंड वह बार बार हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है बट कोई उसकी हेल्प नहीं करता। उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। वह सोचती है क्यों, मैंने अभी तक अपनी पूरी कोशिश की है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर क्यों। एंड वह आदमी उसे खींचकर अंदर ले जाने लगता है। हीसू का फोन वहीं गिर जाता है। तभी दूसरा आदमी आकर उस फोन को तोड़ देता है। हीसू सोचती है मैं एक बार भी अपना बचाव क्यों नहीं कर पाई, दुनिया अच्छी चीजों से इतनी नफरत क्यों करती है। हमें तेहा को दिखाया जाता है जो जी की बातों को याद करता है जब उसने कहा था आपको हर बात अपने हाथ में लेना बंद कर देना चाहिए, आपको अपने रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सी नजरें आप पर लगी है यंग मास्टर। तब तेहा ने उससे कहा था किसी और पर काम छोड़ना खुद करने से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड वह सोचता है उस समय मैंने उन शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड वह जी की तरफ गुस्से में देखता है। जी याद करता है उस आदमी ने उससे कहा था तो फिर ऊपर चले जाओ, यंग मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी शॉक हो जाता है एंड सोचता है मैं धोखा खा गया। नेक्स्ट सीन में हमें हीसू को दिखाया जाता है जहाँ उसे एक लड़की के पास लाकर छोड़ दिया जाता है। वह लड़की हीसू से कहती है अरे तुम ऐसे ही काम पर जा रही हो, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। एंड वह हीसू की तरफ एक ड्रेस फेंकते हुए कहती है लो इसे पहन लो। हीसू उस कपड़े को देखती है एंड उसे फ्लैशबैक के कुछ सीन याद आने लगते हैं जब मिनसॉल किसी आदमी से लड़ रहा था और हीसू उसे रोक रही थी। मिनसॉल उसे पकड़कर साइड में ले जाते हुए कहता है क्यों ना हीसू, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा था। हीसू कहती है एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। वह लड़की गुस्से में कहती है हे क्या कोई यहाँ तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है, बस जैसा कहा जा रहा है वैसा करो और वो कपड़े पहन लो, समझी, तुम हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। हीसू को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब उसके फादर उससे कह रहे थे तुमने उस बिच को कहाँ छिपा दिया है, तुम जानती हो और फिर भी कुछ नहीं कर रही हो, और वह उसे पीट रहे थे। ऐसे जीने से अच्छा है कि मर जाएं, तुम जैसे किसी को जन्म देने से बेहतर है कि आज ही सब खत्म हो जाए। और फिर मिनसॉल की बातों को याद करती है यह सब तुम्हारी गलती है, मैं इस तरह जी रहा हूँ सब तुम्हारी वजह से है ना हीसू। हीसू सोचती है शायद वह सही थे, मुझे किसी चीज की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे वैसे ही जीना चाहिए था, डर में हमेशा चौकन्ना, दूसरों की दया से भी सावधान, जैसे मैं हमेशा जीती आई हूँ। फिर उसे वह बात याद आती है जब उसने तेहा से कहा था देखो सब ठीक होता अगर तुम अपनी एज की किसी लड़की से मिलते, लेकिन तुम एक डाइवोर्सी से मिले और फिर उसके एक्स हस्बैंड से पिट गए जबकि तुम लड़ भी नहीं सकते। तेहा हंसने लगता है। हीसू फिर कहती है इसमें हंसने वाली क्या बात है, और वह सोचती है तुम्हारी चोटों से भरी बॉडी, तुम्हारी आंखें, तुम जमीन पर बैठे हुए फिर भी बार बार हंस रहे थे, वह आंखें मुझे मजबूर करती रही, मुझे फिर जीने को कहती रही, मैं पूरी तरह थक चुकी थी। फिर उसे वह सीन याद आता है जब हीसू ने कहा था बस एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम दुखी ही रहोगे। तब तेहा ने कहा था ऐसा है तो फिर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में दुखी हों। एंड हीसू सोचती है हे तेहा, एक बात है जो मैं अब तक तुम्हें नहीं बता पाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ उन्हीं बातों की चिंता करो जिनकी चिंता तुम्हारी उम्र के लोग करते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल तरीके से खुश रहो क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। एंड वह रोने लगती है, वह बहुत तेज से रोने लगती है। वह सोचती है यह एक रिलीफ की बात है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ दुखी नहीं करना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है मोटल के ऑनर पर जहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। वह सोचती है आज एक भी कस्टमर नहीं है, उसके साथ काम करना आसान था, वह बिना शिकायत के लंबे समय तक काम करती थी। अजीब बात यह थी कि उसके रहते रूम्स हमेशा अच्छे से चलते थे। तभी तेहा अंदर आता है, वह उसे कस्टमर समझकर खुश होते हुए कहती है वेलकम, क्या आप रात रुकने वाले हैं। तेहा कहता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने हीसू को देखा है जो आज यहाँ काम करती है। वह ऑनर सोचती है क्या वह कस्टमर नहीं है एंड वह कहती है अपने रास्ते जाइए, आज उसका काम का दिन नहीं है। तेहा वहाँ से जाने लगता है। वह फिर कहती है और हाँ अब यहाँ मत आना, वह यंग लेडी अब यहाँ काम नहीं करेगी। तेहा कहता है तुम्हें यह कैसे पता। वह लेडी चिल्लाते हुए कहती है मुझे कैसे पता, क्योंकि उसने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और कहा था कि वह अब एक बेहतर जगह पर काम करने जा रही है, बस ऐसे पता चला। सच कहूँ तो जब कोई अचानक इस तरह जॉब छोड़ देता है तो बहुत परेशानी होती है। मैं सोचती हूँ कि आखिर वह जगह कितनी अच्छी होगी कि उसने मुझे बस यूं ही बता दिया। आजकल लोगों में वह लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं रही, कम से कम एक बॉस की नजर से। लेकिन क्या किया जा सकता है, यह सच में डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैं एक बड़ी दिल वाली इंसान हूँ, मुझे यह सब संभालना पड़ता है। उसने कहा कि वह वहाँ ज्यादा
ज्यादा आसान है, ज्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ से बेहतर लगता है। तो अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने देना ही पड़ता है ना। वैसे भी मैं ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती जो जॉब छोड़ चुका है। तो मेरे काम में दखल देना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। नेहा कहता है क्या वह लंबे समय से काम नहीं कर रही थी यहाँ? एंड वह सोचता है हमेशा इसी जगह पर वह हमारे साथ खड़ी थी, आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। क्या मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानता था? रात भर जागना, जिंदगी से थक जाना, किसी तरह घर पहुँच पाना, तुम जो स्कार से इतनी भरी हुई थी कि किसी को अपने करीब भी आने के लिए 1 इंच की जगह भी नहीं देती थी, तुम जो अपनी फीलिंग कहना भी भूल चुकी थी। कैसे कहना है? मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे डर लग रहा है। जब तुम दर्द में होती हो तो मुझे भी दर्द होता है। तुम जो इतनी डरी हुई थी कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना भी भूल गई थी। शायद उसने आखिरकार दूसरों की दया पर बिलीव कर ही लिया था, या शायद उसे लगा कि कल इतना दुखद नहीं होगा। शायद उसने सच में बहुत मुश्किल से ही सही उस पर बिलीव किया था। एंड तेहा अपने बगल से फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस लेडी के सामने रखे टेबल पर पटक देता है। वह लेडी चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तेहा उसे घूरते हुए कहता है मुझे जवाब दो ना, हेसु कहाँ है? नेक्स्ट सीन में हमें तेहा को शर्ट चेंज करते हुए दिखाया जाता है एंड वह उस सीन को याद करता है जब मॉडल के ऑनर ने कहा था मनी, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए थे, ऐसा ऑफर कोई भी नहीं ठुकराएगा, है ना? सही है, और अब ना हेसु के लिए यही बेहतर है। ऐसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब करके उसे इतना बड़ा कर्ज चुकाने में बहुत समय लग जाता। मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे मजबूर किया। तेहा सोचता है इसका क्या मतलब है? तुम्हारे मुझे प्यार करने के फैसले तक मैं तुम्हारे टच का पेशेंटली वेट करता रहूं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे तरीके से करना चाहता था, क्योंकि मैं इमोशनली भूखा होकर भी तुम्हारे आगे झुक जाना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हारे दिए हुए छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़कर ही जीता रहा, फिर भी तुमने मुझे पराया कर दिया। इस सब का आखिर मतलब क्या है? एंड वह उस टाइम को याद करता है जब उसने हेसु से कहा था प्रॉमिस में पक्का मुझे मैसेज करना, और जब उसने पूछा था क्या तुम सेफली घर पहुंच गई, तो हेसु ने हाँ में जवाब दिया था। एंड वह ऑनर की बात को याद करता है, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया, वह खुद वहाँ गई थी, और वह हेसु के दिए हुए शर्ट को पहन लेता है। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। ऐसा प्यार जहाँ सिर्फ साथ रहने की विनती करना भी भीख मांगने जैसा बन जाए, उससे आगे प्यार के पास कोई ताकत नहीं होती। यही तुमने मुझे सिखाया। सीन शिफ्ट होता है एंड तेहा एक लकड़ी हाथ में लेकर कराओके बार के एंट्रेंस पर पहुँच जाता है। सीन शिफ्ट होता है तेहुई पर, जो कॉल पर किसी को ऑर्डर दे रहा था। वह कहता है एक और बात, उसके बाल का कुछ करो, उन्हें ऐसे ढीले बांध कर रखना बहुत बैड लगता है, मैं उसे देख भी नहीं सकता, तो बस उसे खोल दो, चाहे उसे मजबूर ही क्यों ना करना पड़े, और ऐसी बेकार चीजों पर समय बर्बाद करना बंद करो। मुझे स्ट्रेट हेयर पसंद है। आज जब मैं सोचता हूँ वह मेकअप भी नहीं करती। उसकी उम्र में क्या कोई बिना मेकअप के घूमता है, सिर्फ अपने चेहरे पर भरोसा करके? वह बस एक डाइवोर्सी है, फिर भी उससे बहुत छोटे आदमी उसके पीछे घूमते हैं। शायद इसी वजह से वह अपनी हद भूल गई है। सच में मेरा छोटा भाई वुमेन्स को बिल्कुल नहीं समझता। अगर तुम किसी को देखने लगो तो कम से कम उसे सैलून ले जाकर थोड़ा ठीक ठाक तो बनाओ। सच में मेरा छोटा भाई वुमेन्स को बिल्कुल नहीं समझता। अगर तुम किसी को देखने लगो तो कम से कम उसे सैलून ले जाकर थोड़ा ठीक ठाक तो बनाओ। वह बहुत सस्ते कपड़े पहनती है, वह पूरी तरह उसके लेवल से नीचे है, उसके हर चीज सस्ती है। अगर वही उसकी पसंदीदा टाइप है तो वह अपने तरीके से सच में बहुत डेंजरस बास्टर्ड है। एंड वह उस टाइम को याद करता है जब उसने हेसु को देखा था एंड वह कहता है उसने उसे यूं ही अकेला छोड़ दिया तो मैं भी उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा खेल सकता हूँ। उस पर मेकअप करो, कुछ ज्यादा क्लास ही नहीं, बस इतना चीप और भड़कीला कि देखने में खराब लगे। ऐसा लुक जो उस बास्टर्ड को इतना पसंद आए कि उसका दिमाग खराब हो जाए। एंड वह सोचता है उसे अच्छी तरह पता होगा कि उसे कहाँ घसीटा जा रहा है, फिर भी वह रेसिस्ट नहीं कर रही है। वह कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, वह सच में बहुत कोल्ड और स्ट्रांग है। मुझे लगा था कि कम से कम उसके पास कोई प्लानिंग होगी, लेकिन वह तो बस खुद को सिंपल, सुंदर और पैसों में दिलचस्पी न रखने वाली दिखाती है। क्या आखिर में यह भी किसी से चिपककर फायदा उठाने का तरीका नहीं है ताकि वह भी एक बार ग्लास स्लीपर्स पहन सके? क्या तुमने उसे क्या पहनाया? तभी उसका असिस्टेंट उसे हेसु की फोटो दिखाता है, यह रहा। तेहुई हेसु को देखकर हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया, अब कम से कम उसे देखा तो जा सकता है। सीन शिफ्ट
होता है जहाँ बाहर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। वह कहाँ से आई है पता नहीं, बॉस ने कुछ नहीं कहा, लगता है बस मजे के लिए खेल रहा है, दफा हो जाओ। क्या उसे लगता है कि हम कोई थर्ड रेट गुंडे हैं? क्या वह सुंदर है? एंड वह आपस में हंसने लगते हैं। तभी जी कोई चीज उठाकर उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। सभी लोग जी को ढूंढने लगते हैं, ये क्या बकवास है, वो बादशाह आखिर आया कहाँ से, अरे उसे पकड़ो। जी उन सबका ध्यान डाइवर्ट करता है और तेहा अंदर जाने लगता है। तेहा कहता है उसे पकड़ो। जी कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, अगर मैं उनमें से कुछ को पकड़ भी लूं तो फिर क्या, हमें नहीं पता अंदर कितने लोग हैं। एंड बहुत सारे लोग आकर जी पर अटैक करने लगते हैं। जी कहता है मैं ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता और वह उन सभी को पीटने लगता है। अगर यह और लंबा खिंचा तो चाहे जो भी हो मैं सब कुछ चेयरमैन को बता दूंगा, यह बात याद रखना। उधर तेहा अंदर चला जाता है। एक आदमी तेहा को देखकर कहता है यह हो क्या रहा है, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी यूं ही घुस सके। तेहा उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। दूसरा आदमी आता है, तेहा उसे भी पीटकर वहीं गिरा देता है। सभी कहने लगते हैं यह आखिर है कौन। तेहा सबको पीटने के बाद कहता है मैं हूँ एक गिगोलो।